आपूर्ति को हम 4 भागों में कहते हैं। प्रधान ब्याज दर यानी प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम रेट यानी पीएलआर, देखिए ये एक दर है। इस दर के नीचे किसी भी बैंक द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण नहीं दे सकता। इसी को कहते हैं प्राइम लैंडिंग रेट, यानी एक ऐसा दर जिससे नीचे या उससे कम दर पर कोई भी बैंक किसी भी क्षेत्र को कर्ज नहीं दे सकता। और इसकी घोषणा कौन करता था? तो आरबीआई करती थी। यानी आरबीआई द्वारा घोषित ब्याज दर पर ही बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना पड़ता था, यह अनिवार्यता थी। स्वाभाविक है कि अगर ब्याज दर अगर अधिक हो तो कर्ज लेने की प्रवृत्ति कम होती है, अगर ब्याज दर कम हो तो कर्ज लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो बैंक ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक कर्ज दिया जाए ताकि उन्हें अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त हो। लेकिन कर की दर अगर इतनी ज्यादा हो कि कोई कर्ज ही नहीं ले तो फिर बैंक की आय कैसे होगी, बैंक की आमदनी कैसे होगी? इसलिए अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है, यानी लिबरलाइज किया गया है। हटाया तो नहीं गया है लेकिन इसे लिबरलाइज किया गया है। अब इसमें किया गया है कि बैंकों को छूट दी गई है। बैंकों को छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है कि अगर 2 लाख से अधिक अगर ऋण कर्ज के रूप में देना है, अधिक ऋण कर्ज के रूप में देना है, तो ये बैंक तय करेंगे कि उन किस ब्याज दर पर ये कर्ज देंगे। लेकिन अगर कर्ज की राशि 2 लाख से कम है तब ये आरबीआई द्वारा तय किया जाएगा कि आप किस दर पर ऋण देंगे। यानी प्राइम लैंडिंग रेट है लेकिन उसे लिबरल बनाया गया है और उसे उदार बनाया गया है। अगर 2 लाख से अधिक की धनराशि है तो यह बैंक स्वतंत्र हैं अपने ब्याज दर को तय करने के लिए। लेकिन अगर राशि 2 लाख से कम है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको नियंत्रित करने के लिए दर की घोषणा कर सकता है। तो इसी व्यवस्था को प्राइम लैंडिंग रेट कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट करने वाला, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि ये पूंजीवादी
और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। दोनों के गुणों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाया गया और वो पहला देश था फ्रांस जिसने पूंजीवादी और समाजवादी यानी पूंजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर इस अर्थव्यवस्था में को संभालते हैं, इस अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? यह अर्थव्यवस्था किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, ये जॉन मेनार्ड केन्स के और बेसिकली इस अर्थव्यवस्था का विकास इस अर्थव्यवस्था का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की कमियां उभर कर सामने आई। तो फिर इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी आर्थिक ढांचे की जरूरत थी, एक ऐसे अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सके, चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए जॉन मेनार्ड केन्स ने रोजगार आय और रोजगार के सिद्धांत में इस अर्थव्यवस्था की नींव रखी, इस अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जिसमें दोनों को शामिल किया गया, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही अर्थव्यवस्था को मिलाकर ब्लेंड करके एक नई अर्थव्यवस्था का विकास किया और फ्रांस पहला देश था जिसने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय खुशहाली क्या है? सकल राष्ट्रीय खुशहाली क्या है? दरअसल ये मानव विकास को मापने की एक पद्धति है। दरअसल आमतौर पर हम कहते हैं कि मानव का विकास हुआ। क्या परिवर्तन आया जिससे हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हुआ? ऐसी क्या प्रगति है जिसको हम विकास कह सकते हैं कि नहीं मानव का विकास हुआ? क्या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी, इनकम बढ़ा? इसी को आधार बनाकर आमतौर पर मानव की प्रगति का हम मूल्यांकन करते हैं कि मानव की कितनी प्रगति हुई है। इसी तरह भूटान ने पहली बार 1972 में नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किया और इसका आधार क्या था? आखिरकार नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने के लिए कौन कौन सा मापदंड? तो उसने ये बताया कि उच्च आय यानी उच्च आय, अच्छा अभिशासन, यानी हाई इनकम हो, दूसरा गुड गवर्नेंस हो, तीसरा पर्यावरण संरक्षण हो यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण हो, और चौथा सांस्कृतिक प्रोत्साहन
ये 4 के आधार पर राष्ट्रीय हैप्पीनेस का मूल्यांकन करते हैं। और ये पहली बार भूटान ने ऐसा किया था 1972 में, जिसने आधार बनाया तो हाई पर कैपिटा इनकम यानी उच्च प्रति व्यक्ति आय हो, अच्छा अभिशासन यानी गुड गवर्नेंस हो, पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, और चौथा सांस्कृतिक प्रोत्साहन यानी कल्चरल प्रमोशन। इसके आधार पर किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसी को हम सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन दरअसल ये संसद की एक कार्रवाई जिसमें बजटीय मांगों को सदन के पटल पर बिना किसी चर्चा के, यानी जो बजटीय मांगे होती हैं, बजट में जो मांग प्रस्तुत की जाती हैं, उसको बिना किसी चर्चा के बजटीय मांगों को बिना किसी चर्चा के सीधे मतदान के लिए, बिना किसी चर्चा के सीधे मतदान के लिए संसद के पटल पर रखा जाता है। मतदान के लिए संसद के इसी को हम गिलोटिन कहते हैं। यह गिलोटिन व्यवस्था कहलाती है। जब हम बजटीय मांगों को बिना किसी चर्चा के सदन के पटल पर मतदान के लिए रख देते हैं, इसे हम गिलोटिन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? यानी आमतौर पे हम जानते हैं कि जब बच्चों का जन्म होता है उसके कुछ महीनों के बाद उनमें दांत निकलना शुरू होता है, जबड़ों में दांत निकलना शुरू होता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मानव में मानव में 32 दांत होते हैं। इसमें से 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। दूध के दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद पुनः निकलते हैं, जबकि 12 दांत जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। एक ही बार जीवन में एक ही बार निकलते हैं। आमतौर पर इसका एक सूत्र होता है, यानी दंत सूत्र।
2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, ये इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, यही मानव का दंत सूत्र होता है, यही मानव का दंत विन्यास होता है। ये 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, ये मानव का दंत सूत्र है, जिसमें से 20 दांत दोबारा निकलते हैं, लेकिन 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोफिजिक्स क्या है? हेलियोफिजिक्स क्या है? दरअसल सूर्य और सौरमंडल, सूर्य और सौरमंडल सौरमंडल के बीच के संबंधों का अध्ययन ही ये हेलियोफिजिक्स कहलाता है। और सौरमंडल और सूर्य के बीच के संबंधों के अध्ययन के लिए नासा ने भी 2 मिशन शुरू किए हैं। नासा ने 2 मिशन शुरू किए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हेलियो फिजिक्स। इसमें सूर्य और सौरमंडल के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने बीमारियों को रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है? आपको पता है कि मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण कार्यक्रम है। बेसिकली बच्चों में ये टीकाकरण किया जाता है, और इस टीकाकरण के माध्यम से एक साथ कई बीमारियों से बचाव किया जाता है। और इस इंद्रधनुष मिशन में इंद्रधनुष मिशन में 12 बीमारियों से बचाव के लिए इसमें टीकाकरण किया जाता है। यानी 12 बीमारियों से बचाव होता है। 12 बीमारियों की रोकथाम के लिए 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2017 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। बहुत ही एक व्यापक कार्यक्रम है, विशेषकर बच्चों से संबंधित है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित। इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया गया, जिसमें बच्चों को एक साथ 12 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन क्या है? पगड़ी संभाल जट्टा, दरअसल यह आंदोलन
ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि देश में अभी 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। तो 1907 में भी अजीत सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे। उन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ, उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 1907 में अजीत सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन को पुनः याद करते हुए 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। पगड़ी संभाल दिवस को दरअसल ये वर्तमान में ये किसान भी 3 कानूनों को वापस करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और 1907 में भी अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब भूमि लगान अधिनियम, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम 1906 और पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 को वापस लेने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन इतना उग्र था कि ब्रिटिश सरकार को विवश होकर ये तीनों कानून को वापस लेना पड़ा था। तो अभी 23 फरवरी 2021 को पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस बेसिकली शरीर के ग्रोथ के लिए, बच्चों के प्रॉपर विकास के लिए, शरीर के कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन एक आवश्यक तत्व होता है हमारे के लिए। तो प्रोटीन के प्रति जागरूकता, इससे संबंधित जानकारियां लोगों को हो कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है और इसके प्रॉपर लेने से हमें शरीर को क्या फायदा हो सकता है और क्या फायदा होता है, इसकी जानकारी लोगों में होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसीलिए 27 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष यानी 2020 को की गई थी। प्रोटीन के प्रति लोगों के में जागरूकता हो, प्रोटीन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी हो, प्रोटीन के क्या लाभ हैं इसकी जानकारी हो, बच्चों के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम, एक प्रोग्राम है ये। अवेयरनेस के लिए 27 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का वर्कशॉप यहीं खत्म होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस क्लास। ओके, हैव ए नाइस डे। यानी अगला क्लास